नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आप एसएससी या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, और कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था। कब आया था? 1946 को। तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, तो 26 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था दोस्तों? तो 389 था। याद रखिएगा कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए तो 299। याद रखिएगा कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542। याद रखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता से पहले देश में रियासतें कितनी थी? तो 542 थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो एकात्मक एवं संघात्मक है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति जो है ये एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के। याद रखिएगा कि संविधान सभा में किस रियासत के? तो हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था कि अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, तो वी.एन. राव। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, तो वी.एन. राव द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा का प्रारूप जो है ये तैयार किया गया था वी.एन. राव द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति 9 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। याद रखिए कि प्रारूप समिति जो है ये 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि प्रथम कानून मंत्री, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, तो जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट है कि संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान की कुंजी जो है ये कहा गया था प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी कहा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, 114 दिन तक बहस हुई थी। याद रखिएगा कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट है कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को ये संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का पिता कहा गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। मैं जितना भी सवाल करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस वीडियो को हो सके तो आप 2-3 बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है तो व्हीलर ने कहा है, व्हीलर ने। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है व्हीलर ने। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में अनुच्छेद है दोस्तों तो 444 से अधिक है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में अनुसूची कितना है तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो टोटल 22 भाषा है। कितना भाषा है दोस्तों? 22 भाषा है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14, ठीक है। याद रखिएगा कि मूल संविधान में राज्यों का कितना उल्लेख था तो 14 राज्य का उल्लेख था। नेक्स्ट है संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। क्या है तो संविधान में देश का नाम क्या है दोस्तों? भारत अथवा इंडिया। नेक्स्ट है संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। याद रखिएगा कि संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। नेक्स्ट है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है तो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। याद रखिए कि संविधान का 15वां विषय का उल्लेख है निर्वाचन, 18वां भाग का विषय है आपात उपबंध। नेक्स्ट है कि प्रथम लिखित संविधान दिया है अमेरिका ने। याद रखिए दोस्तों कि अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान दिया है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। याद रखिएगा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है तो अनुच्छेद 2 में वर्णित है। और अनुच्छेद में क्या है दोस्तों तो भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है, और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। किसको है? संसद को। यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कब किया गया था? 1953 में, ठीक है। यानी भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, 1953 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। याद रखिए कि 7वां संवैधानिक संशोधन जो है ये कब हुआ था? 1956 में। ये जो संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली है दोस्तों। याद रखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है फजल अली। नेक्स्ट है असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में हुआ था। याद रखिएगा कि असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है गोवा पुनः राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा, ठीक है दोस्तों। यानी कि गोवा पुनः राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा पुनः राज्य बना।
नेक्स्ट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी सिक्किम को 22वां राज्य दर्जा प्राप्त हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ठीक है, यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संविधान की संप्रभुता निहित है तो जनता में। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान की संप्रभुता निहित है दोस्तों तो जनता में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से, यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ये कहाँ से लिया गया है तो ये कनाडा से लिया गया। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों, ओटावा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। ठीक है, यानी कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है तो देखते हैं दोस्तों। देखिए सवाल बोल रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है जो भाग 4 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये संविधान में वर्णित है भाग 4 में 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है तो जर्मनी के संविधान से। ठीक है, यानी कि संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है कि संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान में समवर्ती सूची का जो विषय है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। याद रखिएगा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। नेक्स्ट है कि संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। याद रखिएगा कि कौन सा अनुसूची था जो था 9वां अनुसूची जो भूमि सुधार है। याद रखिएगा कि संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है तो राज्य सूची में 62 है, संघ सूची में 98 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्यों के दोनों, यानी केंद्र व राज्य दोनों को, यानी समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि वन एवं पर्यावरण विषय है दोस्तों तो समवर्ती सूची का। याद रखिए कि वन एवं पर्यावरण जो है ये किस विषय का सूची है तो समवर्ती सूची का है। कानून व्यवस्था ये राज्य सूची का है दोस्तों, कानून व्यवस्था जो है ये कौन सी सूची का है, राज्य सूची का। नेक्स्ट है शिक्षा समाचार पत्र का जो विषय है ये समवर्ती सूची का है, किस सूची का है, समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है रेल डाक रक्षा विषय ये संघ सूची का है, किसका है दोस्तों, रेल डाक रक्षा जो है ये संघ सूची का है। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय जो है दोस्तों ये राज्य सूची का है। याद रखिए कि पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से। याद रखिए कि 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल बोल रहा है
कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है दोस्तों ग्राम पंचायत। याद रखिएगा कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार कराता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसको है दोस्तों? तो राज्य सरकार को। नेक्स्ट है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। याद रखिएगा कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था। याद रखिएगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के राजस्थान में। याद रखिएगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। दोस्तों क्या है दोस्तों? भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। देखिए भारत की नागरिकता लेने के लिए 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष। याद रखिएगा कि भारत की नागरिकता लेने 10 वर्ष और खोने के लिए 7 वर्ष। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में 36 से 51। और मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 से है। कितना है दोस्तों? 12 से 35 से मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7 थे। याद रखिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है दोस्तों? तो 6 है। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार उसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, उठाकर 300 का में रख दिया है संपत्ति का अधिकार को। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7 और वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? तो 6। और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 300 का, हम अभी बता रहे थे कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 300 का कर दिया गया, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हैवियस कॉर्पस। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हैवियस कॉर्पस। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है दोस्तों? यानी कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को, अच्छा ये पहले बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला आपके सामने सवाल है दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत
किया गया है अनुच्छेद 17 में। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब क्या होता है दोस्तों, तो छुआछूत का जो अंत है वो किया गया है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद है 17। और उपाधियों का अंत है दोस्तों, तो उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 में है। कितने हैं, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और अस्पृश्यता का जो अंत है ये अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। याद रखिएगा कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) के काम में। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये वर्णित है अनुच्छेद 19(1) के काम में। नेक्स्ट है कि चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। ठीक है, याद रखिएगा कि चौथा स्तंभ जो है ये इंगित करता है प्रेस को। नेक्स्ट देखते हैं अगला, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है कि संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो है ये संसद के अंग है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का राष्ट्र सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ठीक है, देखिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और एक नौसेना, तो नौसेना जो है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। तो तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का जो उद्घाटन है करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।